हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और सामाजिक अध्ययन की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में आरंभिक संस्कृतियों के बारे में। हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इतिहास के स्रोतों के बारे में पहले पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम आरंभिक संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणिक और वैदिक संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जिस काल के विषय में कोई भी लिखित यानी कभी भी लिखित विवरण नहीं उपलब्ध हो पाया है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियां विकास का आधार थी। भारत में सभ्यता और संस्कृति का शुरुआत यहीं से माना जाता है। मानव सभ्यता के शुरुआत में इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंतर्गत बांटा गया है। तो बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल की शुरुआत कैसे हुई? रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पल्लावरम से पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज की। पूरा पाषाण काल में आजीविका का मुख्य स्रोत आखेट था। इस समय मानव खाद्य संग्राहक था। भीमबेटका, भोपाल के समीप ये शहर यहाँ पर है जिसका नाम है भीमबेटका। यहाँ से अनेक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं और शैलश्रय चट्टानों से बने शरण स्थल यहाँ से प्राप्त हुए। सोहन संस्कृति का संबंध इसी पूरा पाषाण काल से ही है। फिर हम मध्य पाषाण काल में आते हैं। तो इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजार और उपकरण परिष्कृत और छोटे होने लगे थे। मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर, जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। आगे नवपाषाण काल में चाक, पहियों और आग का प्रचलन नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। कृषि और स्थायी निवास के साक्ष्य सबसे पहले नवपाषाण काल से ही हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस काल को कृषि क्रांति काल भी कहा जाता है। फिर ताम्र पाषाण काल। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? सवाल ये आएगा तो अब इसका जवाब देंगे तांबा। ताम्र पाषाण युग में तांबा और पत्थरों का इस्तेमाल साथ साथ होता था। आहार सबसे प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। मालवा संस्कृति से संबंधित नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव और दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित कुछ स्थल हैं। दैमादार से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। इनाम गांव जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्ती थी। चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में ही किया गया है। इस काल में मालवा संस्कृति के मृद भांड उत्कृष्टतम थे। अब हम कुछ सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं जो इन सभी संस्कृतियों में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे नगरीय सभ्यता की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे भारत के इतिहास में, प्राचीनतम इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। लेकिन अगर हम सबसे पहली सभ्यता की बात करें तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन अगर नगरीय सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता अवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी।
ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर से, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। वीर, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन और उसकी कुछ और भी विशेषताओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन सर्वाधिक उत्कृष्ट था। इस सभ्यता के नगर दो भाग में बटे हुए थे। समानता नगर प्राचीर से घिरे होते थे। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, उसमें से एक अपवाद है जो त्रिस्तरीय था। हड़प्पा सभ्यता नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में विकास प्रणाली इसके नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी। कुछ सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों के बजाय गलियों की ओर खुलते थे। केवल लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। इसके बीच में एक स्नान कुंड है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो का अनगार संभवतः उस काल की सबसे बड़ी इमारत थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियों का विकास हुआ था और नालियां ढकी हुई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत थी। व्यापार, कृषि, पशुपालन, इन सब का महत्वपूर्ण स्थान था। गेहूं और जौ यहाँ का प्रमुख फसल था। सबसे पहले कपास की कृषि करने का श्रेय इसी सभ्यता को दिया जाता है। गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, बाजरा, चावल, ऐसी बहुत सारी फसलें वहाँ पे उगाई जाती थी। लोथल से फारस की मोहर और पत्तन के अवशेष और कालीबंगा से बेलनाकार मोहर यहाँ से मिले हैं। अगर हम सोशलिस्ट अगर कंडीशन की बात करें, सामाजिक स्थिति और यहाँ रिलीजियस कल्चर्स की बात करें तो समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान, वहाँ के पुरोहित जो थे, व्यापारी और श्रमिक जो कि मोस्टली वहाँ पर शिल्पकार लोग थे, ये सभी अलग अलग विभागों में, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। वहाँ के जो समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। ये सभ्यता शांति प्रिय थी। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण का इस्तेमाल करते थे। शवों का अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति पूजा का विशेष प्रचलन था, जैसे जल पूजा, वृक्ष पूजा, सूर्य पूजा, पशु पूजा, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। मोहनजोदड़ो से पशुपति की पूजा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की पूजा का विशेष महत्व था। मोहनजोदड़ो से नित्यांगना की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। मुहरों, मृद भांडों का पर्याप्त विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की कुछ स्थल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और यहाँ पर अभी के समय में इसकी स्थिति क्या है? अभी के समय इसकी स्थिति मोंटगोमरी जो कि पाकिस्तान में है। और ये यहाँ पर क्या क्या मिले हैं इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं और धोती पहनने वाली मूर्ति मिले हैं और कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। इसके बाद मोहनजोदड़ो जिसकी खोज राखादास बनर्जी ने 1922 में की थी और ये लड़काना जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपति जी की देवता थी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति और विशाल अन्नागार, स्नानागार और सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद सुतकांगेडोर जिसकी खोज ऑरेल स्टाइन
और जॉर्ज डेल्स ने 1927 में की थी। और ये दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आज के समय ये स्थित है, ये जहाँ पर खोजा गया है वो है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद चन्हू दड़ो, इसकी खोज एनजी मजूमदार 1931 में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर, ये सिंध शहर में स्थित है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने, मुहर निर्माण केंद्र ये के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद कालीबंगा, जिसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में, इसकी खोज हुई थी। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको सरस्वती नदी की भी कहते हैं। और ये राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान में मौजूद है कालीबंगा। और यहाँ पर जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट और अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल, ये सब के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद कोट डिजी, जिसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये भी सिंध पाकिस्तान में पाया जाता है, यानी यही स्थित है वहाँ पर। और पत्थर के बाड़ाग्र, चाक पर निर्मित मृद भांड, ये सब इसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद रंगपुर, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 54 के बीच में इन्होंने खोज की थी। और ये मादन नदी के किनारे है और इसकी स्थिति जो है वो है काठियावाड़, जो कि गुजरात में है। यहाँ पर धान की भूसी, गेहूं की खेती, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद रोपड़, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 से 1956 के बीच में। और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है और ये रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद लोथल, लोथल जिसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 में और ये भोगवा नदी के किनारे है और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर बंदरगाह, डॉकयार्ड, हाथी दांत के पैमाने, युग्म सावधान, चावल के दाने, खिलौना, ऐसे इसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आलमगीरपुर, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। ये हिंडन नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिट्टी के बर्तन, कटोरे के टुकड़े, इसके साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा की खोज बीबी लाल ने 1959 में और आर एस बिष्ट ने 1990 से 91 में इसकी खोज की थी। और ये खदिर बेत नदी के किनारे है और इसकी जो स्थिति है वो कच्छ, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पर नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति जैसे साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद राखी गढ़ी, जिसकी खोज सूरज भान ने 1963 में की थी। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति हरियाणा है। उसकी यहाँ पर चबूतरे पे बनी अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद बनावली, जिसकी खोज आर एस बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी और ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी, जिसको हम घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं, इसके पास ये शहर यहाँ पर मौजूद है और इसकी स्थिति हरियाणा में है। और मिट्टी से बना हल का खिलौना जौ, इसकी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद हम कुछ वैदिक संस्कृति की बात करें, उस समय की वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक थी, इसकी सभ्यताओं के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, वैदिक संस्कृति सभ्यता दो भाग में बटी हुई है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक संस्कृति सभ्यता का आर्य सभ्यता भी कहा, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। तो आर्यों के शुरुआती इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश तक था। इसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग आते हैं। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा गया है। समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था और सामाजिक संगठन का आधार गोत्र था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। इस समय जाति व्यवस्था की कठोरता स्थापित नहीं हुई थी। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। राजनीतिक रूप से कबीलाई स्वरूप का समाज था। आर्यों की
प्रशासनिक इकाई 5 भागों आरोही क्रम में अगर हम बात करें तो वो था कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसमें बटा हुआ था। ग्राम की प्रधान ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति, जन का प्रधान राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित था और गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। दूसरे काल की हम बात करें वैदिक सभ्यता में, दूसरे काल की बात करें तो वो है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण अरण्य और उपनिषद आदि में मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार सप्त सैंधव क्षेत्र से बढ़कर गंगा घाटी तक हो गया था। कुरु, पांचाल और काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। फिर भी शतपथ ब्राह्मण में गांगी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों का पैतृक अधिकार समाप्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रों का विकास होने लगा। राजा की शक्ति बढ़ने से सभा, समिति, गण और विदत की शक्ति कम होने लगी। इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि का महत्व बढ़ने लगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय से ही होता था। निष्क, शतमान आदि माप की इकाइयां थी। अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते थे, जो कि थे लाल मृद भांड, काले मृद भांड, काले व लाल मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड। तो यहाँ पर ये तो 2 तरह के काल हो गए वैदिक संस्कृति की, वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक साहित्य की भी बात करते हैं तो उस समय हमें वैदिक साहित्यों से ही तो पता चला वैदिक काल के बारे में। तो वो साहित्य कौन कौन से हैं? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। और ये 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे वृहदतम वेद है। सामवेद से संगीत का उद्भव माना जाता है। वेदों को सही अर्थ में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। कुल वेदांगों की संख्या 6 है। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषदों में दार्शनिक और व्यवहारिक तथ्यों पर बल दिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। वेद और अन्य शास्त्रों को पढ़ाने वाला आचार्य या उपाध्याय कहलाता है। अगर हम बात करें दर्शन की, तो वहाँ पर उस दर्शन के कई सारे प्रवर्तक भी थे। जैसे सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे, सांख्य कारिका में देखने को मिलता है। योग जो कि जिसके प्रवर्तक थे पतंजलि, हमें योग सूत्र में देखने को मिलता है। न्याय जिसके प्रवर्तक थे गौतम, ये न्याय सूत्र में देखने को मिलता है। वैशेषिक जिसके प्रवर्तक थे कणाद या उल्लूक इनको कहते हैं। उसके बाद पूर्व मीमांसा जिनके प्रवर्तक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिनके प्रवर्तक थे बादरायण, ये हमें ब्रह्म सूत्र में देखने को मिलता है। तो आशा है कि आपको यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आरंभिक संस्कृतियों के बारे में बताया, आपको समझ में आ गया होगा और आपने जाना होगा इन सभी कालों के बारे में, इन सभी सभ्यताओं के बारे में जो यहाँ भारत में थी। भारत की इन प्राचीन इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके साथ ही हम अपने इतिहास के अगले कड़ी में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त फरफाज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।